थैंक यू संजीव सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत अच्छा एक हमारा कन्वर्सेशन चला और काफ़ी अच्छी एक नॉलेज भी। वैसे भी आपसे जब भी बात होती है कुछ ना कुछ बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं हमारे देश के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए और बिजनेस के लिए। आपके साथ एक सेशन और ज़रूर करेंगे। आज वक्त बहुत छोटा पड़ गया हमारी कन्वर्सेशन में। शायद कुछ प्रॉब्लम है कुछ ज़्यादा ही पूजा जी के साथ में, उनके नेटवर्क में। बहुत जल्दी वापस आते हैं। एक बार ये उनसे हम डिस्कस कर लें प्रॉब्लम का। आ गई पूजा जी। हम सिर्फ उन हालातों को महसूस करके जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं और सब लोग उस चीज से कर रहे हैं। फाइनली अब अब मैं उम्मीद करता हूं कि नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप सो। आप ये बताइए कि आपने अपने कैरियर की शुरुआत कब कहां से की थी? एक्चुअली पहले मैं जॉब करती थी। मैं एमबीए रही। एमबीए होने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया। उसके बाद ऑल ऑफ सडन मन में आया कि यार कुछ मेकअप सेकअप सीखते हैं। तो 2009 में मैंने बस ऐसे ही शौक के लिए ज्वाइन किया वीएलसीसी। मैं एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट के रूप में उभरी। मुझे बहुत नाम मिला, इंडस्ट्री में जुड़ने का मौका मिला। इंडस्ट्री में काफी सारे मेरे फ्रेंड्स लाइक बहुत सारे टीवी सीरियल्स के फ्रेंड्स हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त आ रहा है अभी भी। ओके, तो फिर इट्स नॉट इन माय हैंड। मैं अपना वीडियो बना के आपको दे देती हूँ, आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो, नेटवर्क आ रहा है। हाँ, अब एक्चुअली थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, फिर एकदम से जो है यस यस प्रॉब्लम आ जाती है नेटवर्क में। यस यस, नेटवर्क में यस। थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं, नेटवर्क प्रॉपर आएगा आप जहां पर हैं आई आसपास थिंक में। आई एम ऑन द राइट प्लेस। I am in the right place only. That is why I have changed the place, you know, where I was sitting earlier. तो अभी इट्स फाइन नाउ। अभी आवाज आ रहा है क्लियर। अच्छा, ओके। तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया शौक शौक में स्टार्ट किया था। धीरे धीरे इस लाइन में इंटरेस्ट आ गया मेरा। और ऐसा मानना है कि आप किसी भी चीज को करो तो उसके अंदर घुस जाओ, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को बड़े लगन से नहीं करते हो आपको सफलता नहीं मिलती। तो बिल्कुल सही उसके बात है। बाद इस फील्ड को मैं अपना एज ए करियर, एज ए लाइफ एक्शन उसको चूज किया। और धीरे धीरे लोगों का साथ मिला, आप जैसे लोगों का साथ मिला और मैं आगे बढ़ती चली गई। मेनली मेरा फोकस था बॉलीवुड एक्चुअली, यू नो, क्योंकि हर इंसान चाहता है स्टार को छूना। तो मेरे को भी था कि नहीं, मेरे को बॉलीवुड में जाना है
देखना है कि वहां के लोग कैसे एक्ट, और उनके ऊपर जब आप नॉर्मल इंसान का मेकअप कर रहे हो तो नॉर्मल क्लाइंट्स के उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, जब आप एक सेलिब्रिटी का मेकअप कर रहे होते हो तो वहां का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, राइट। तो उन बिल्कुल। दोनों जगह का एक्सपीरियंस मैंने लिया एक्चुअली, और ये जान अभी भी बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए। इट्स नॉट एन एंड। लिंक्स अच्छे जुड़ गए, लोगों का साथ मिला, फिर मैंने जैसा कि आपने बताया एज ए कास्टिंग डायरेक्टर का काम थोड़ा चालू किया। उस काम को भी करके बड़ा मजा आया। को काम देना, जब आप काम कर रहे होते हो और काम करते करते आप दूसरों को काम दे रहे होते हो तो एक बड़ी अलग सी फीलिंग आती है, यस मैं किसी को काम दे सकती हूँ। बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बात है। मेकअप जो है एक अलग ही तरह का आर्ट है, एक हुनर है। मेकअप आर्टिस्ट बहुत बनते हैं, बहुत इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, मगर उसमें से कामयाब कुछ चंद लोग ही हो पाते हैं। तो ऐसी क्या खासियत, ऐसी क्या वैरायटी या ऐसा क्या टिप्स आप देंगी अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट को कामयाब होने के लिए? क्योंकि देखिए आज इंस्टीट्यूट बहुत है मेकअप के, बहुत सारे गर्ल्स बॉयज मेकअप का कोर्स करके बाहर निकलते हैं। अगर मैं कहूं कि महीने में अगर 1000 लोग निकल रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 ही मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो कामयाब होते हैं, जो आगे बढ़ पाते हैं। तो क्या रीजन है उनके पास में, या आपके पास में क्या ऐसा हुनर है जो आप इतना आगे बढ़ गए और बाकियों को अपने पीछे छोड़ दिया? तो कुछ टिप्स मैं चाहूंगा कि आप दें हमारे व्यूअर्स को कि उनके वो काम आए जो मेकअप आर्टिस्ट हमें देख रहे हैं। सी बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट, मैंने एक चीज बहुत जबरदस्त सीखी जो शायद टिल एंड ऑफ माय लाइफ मैं उसको नहीं भूलूं। वो है आपका अपना पैशन। जब मैंने मेकअप सीखा था, दादा पंडारी जो इज ए वेरी बिग नेम इन द इंडस्ट्री, उन्होंने 1920s में मेकअप करना, 1920s की जो मधुबाला थी उनका मेकअप वो मुझे ऐसा लगा कि यार, मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस महान हस्ती से मेकअप सीखा है, मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। ओके, तो मुझे ये लगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, अब डन है। बट जब मैंने मार्केट में कदम रखा तो मुझे लगा कि आई एम बिग जीरो। तो सबसे प्लस पॉइंट मैं आजकल के जो मेकअप आर्टिस्ट है या जो इस लाइन में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी कि आप ये कभी मत सोचो कि यू आर परफेक्ट, क्योंकि जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी ना, उस दिन मार्केट से आप नीचे गिर जाओगे। और जब तक आप ये सीखोगे कि नो लर्नर having been so much images, reputations, but still I have to learn. तो लर्निंग जो है ना, लर्निंग इज ए वेरी बिग पार्ट जो आपको हमेशा राइज अप करने के लिए आपको फोर्स करता रहेगा। तो दिस आई वांट टू से। अदरवाइज मेहनत सभी करते हैं, लगन सभी करते हैं, पैसा सभी खर्च करते हैं। आज की डेट में हर किसी के पास सोर्सिंग भी है, बॉलीवुड तक पहुंचने के सोर्सेस हैं। आजकल सोशल मीडिया है जहां पे आप अपने आप को साबित कर सकते हो, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बट एक चीज रह जाती है कि आई एम एवरीथिंग, वो चीज ना हटा के वी हैव टू थिंक कि स्टिल आई एम ए लर्नर। तो वो चीज आपको बहुत आगे तक ले जाती है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर और एडवोकेट्स का जो पेशा होता है वो यही बोलते हैं कि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहे वो जितने बड़े डॉक्टर बन जाएं, जितने बड़े एडवोकेट बन जाएं, उनका एक ही वर्ड रहता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड मोमेंट तक उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को, जानने को मिलता रहता है। वैसा ही हर इंडस्ट्री है। और आज हम भी हैं, बिल्कुल रोज जो बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ शाम को बैठ के जरूर सोचते हैं कि सारा दिन में हमने क्या सीखा और उस पर क्या किस बातों पे अमल करना चाहिए।
कभी आदमी कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता है, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। कास्टिंग डायरेक्टर, आपको मतलब कास्टिंग डायरेक्टर का जो आपने कैरियर चुना, एक सफल बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट होने के बाद में आप कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ आपने झुकाव हुआ, उसका रीजन क्या था? ये क्या कारण रहे कि ओके। आप जब इतनी कामयाबी के शिखर पे आप पहुंच चुके थे कि आप एक बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट बन चुके और अच्छा आपका नाम है इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में आज की तारीख में, उसके बाद में आप कास्टिंग डायरेक्टर का एकदम से जो है लाइन चेंज करना या नई लाइन एड ऑन करना? एक्चुअली इसके पीछे मैं कहूंगी थोड़ी या बड़ी, दोनों ही कह सकते हो आप, कहानी है। हुआ यूं था कि जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी, हम्म। तो उस नोटबंदी के 2 दिन पहले आप लोग, एक सीरियल आता था ये है मोहब्बतें, तो ये है मोहब्बतें में मुझे सेकंड लीड रोल का एज ए आर्टिस्ट से मुझे बुलाया गया, क्योंकि लिंक्स थे और इस नाते मुझे वहां जाने का। आपको मेरी आवाज आ रही है? रुक रुक के आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम ओके शुरू, ओके। अभी अभी तो शुरू है। ये है मोहब्बतें में सेकंड लीड रोल के लिए मुझे चुना गया था। मैंने अपना ऑडिशन दिया था किसी दोस्त के थ्रू, तो उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो मैं बॉम्बे गई, मैं बॉम्बे फ्लाइट पकड़ी, मैं बॉम्बे जैसे गई, क्या हुआ, अचानक से रातों रात खबर आई कि 500 रुपए के नोट बंद हो गए। अच्छा। और बॉम्बे में मेरा शूट था। जब मैं बॉम्बे पहुंची तो पता चला जी सरकार ने तो नोट बंद कर दिया, सारे के सारे प्रोडक्शन हाउस बंद हो गए। जो डेली वेजेस होते थे, अगर आप शूट कर रहे हो तो डेली वेजेस आपको देना पड़ता है, चाय कॉफी ब्रेकफास्ट लंच और भी काफी सारी चीजें होती है, कैमरामैन एंड ऑल, राइट। तो जब नोट बंद हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी वहीं रुक गई। अब पॉइंट इज आई वाज इन द होडेस कि अब ठीक होगा फॉर 20 डेज। बहुत बड़ा कास्ट मिला था मुझे, बहुत बड़ा कास्ट मिला था करने को। अब 20 डेज के बाद हुआ क्या, मेरे बिजनेस का काफी लॉस हुआ, मेरी फैमिली दिल्ली में, मैं मुंबई में। तो ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम मैंने बिताया। मैंने बोला यार, एक्ट्रेस बनने के लिए इतने पापड़ मुझे बेलने पड़े हैं, मोदी जी को अभी क्यों बंद करना था नोटबंदी, कुछ समय के बाद कर देते। तो हुआ क्या कि वहां की जितनी भी टीम थी वो सब आउट ऑफ इंडिया निकल गई थी, मैं सिर्फ वहीं पे थी। उसके बाद जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे उनसे मेरा बहुत झगड़ा तूते में हो गया। मैंने कहा मेरा इतना लॉस हो गया, बोले मैडम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब ये हालात है तो आप वेट करो। अब पॉइंट ये है कि बॉम्बे में जब आप शूट, जो वहां के लोग होते हैं बड़ा कंफर्टेबल होता है। ऑल ऑफ सडन आपको वहां जाओ साइड पे, 2 बजे की आपकी शूट है, 2 बजे आपका कट है, आप आ जाओ। तो वो सिनेरियो भी नहीं बन पाया मेरा, तो मैं वापस आ गई। जब मैं वापस आ गई तो मैंने कहा मैंने 20 डेज अपना बर्बाद किया लाइफ का, काफी कुछ सीखा, बहुत सारे पैसे खर्च हुए। मैंने कहा अब मैं दिल्ली में रह के, मेरे लिंक्स इतने अच्छे हैं, जो बेचारे नहीं बन पाते टीवी सीरियल के अंदर जाना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनको दूंगी बैकअप सपोर्ट। तो बस वहां से वो जो 20 डेज मैंने सफर किया था बॉम्बे में रह के, पैसे नहीं थे क्योंकि पैसे होने के बाद भी आपके पास पैसे नहीं थे, 500 रुपए का नोट ही चलना बंद हो गया। तो मैंने वो जो टाइम बिताया, दैट वाज वेरी क्रूशियल टाइम, और मैं लाइफ में वो दूंगी। मेरे बच्चे फोन पे रोते थे, बट दैट वाज ए वेरी हिट टाइम फॉर मी कि नहीं मुझे कुछ करना है। फाइनली आई केम बैक, गुस्से में आके मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आ गई। मैंने कहा नाउ आई कैन नॉट वेट एनी मोर, देन आई केम हियर। फिर मैंने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ के उनको वहां तक, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अपना एक करियर था बट हाँ मुझे मौका मिला एज ए सेकेंड लीड रोल का, तो मैं वहां पर गई। तो दिस वाज द होल सिनेरियो कि एनीवेज मैं नहीं कर पाई,
मैं नहीं कुछ वहां पे एज ए एक्ट कर पाई, तो मैं दूसरे लोगों को भेजूं। तो यहां से मैंने अपनी सेकंड जर्नी स्टार्ट की एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, एज ए फ्रीलांसिंग। तो ये रहा। बहुत बढ़िया कि आप अगर एक खुद चीज में आगे नहीं बढ़ पाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, नोटबंदी हुई, और आपने वो प्रॉब्लम से सीख लेके दूसरों के लिए आप खुद एक सीढ़ी बन गए। एक बहुत अच्छी एक एक्चुअली मिसाल, एक बहुत अच्छी मिसाल आपने कायम की, और बहुत ही शानदार काम मैं कहूंगा कि आपने किया है ये। यहां तक पहुंचने के बाद में फिर एकदम से पॉलिटिक्स में एंट्री। एक्चुअली पॉलिटिक्स में एंट्री का रुझान मेरा बचपन से रहा है। मैंने क्लास 9 से, उस वक्त समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा टॉप पे थी, अब थी। तो मैं सीज बिंग 9th क्लास से स्कूल से बंक मार के गांव गांव जाके कैंपेन करती थी, लोगों को ओके। जगाना, देश के प्रति, यस, देश के प्रति जागरूक करना। तो वो कीड़ा मेरा कहीं ना कहीं अंदर बैठा हुआ था। तो अचानक से, क्योंकि मैं आपको मालूम ही है कि मैं समाज सेविका भी हूँ, अपने लेवल से बहुत सारे समाज के काम मैं करती हूँ, और मेकअप आर्टिस्ट होने की वजह से मैं मिली, तो लोग भी जुड़ गए मेरे साथ। अब समाज का काम करते करते ऐसे, ओके, ओके, तो नेटवर्क प्रॉब्लम आती है बीच बीच में ना। हाँ जी, हाँ जी, आती है। तो हुआ यूं कि अब भी। मेकअप आर्टिस्ट के बाद, आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, अब थोड़ी सी बात हो जाए कोरोना को लेके, जो आज की जी तारीख में बताइए। हाँ, पूरे विश्व का जो है काफी खतरनाक इस टाइम में वायरस आया हुआ है, और दुनिया के सारे देश जो है सफर कर रहे हैं। 22 मार्च को मोदी साहब ने एक दिन का जनता कर्फ्यू रखा, बड़ा अच्छा लगा। जी, फिर 21 दिन का रखा, 21 दिन के बाद में फिर 19 दिन का बढ़ाया गया। वहां तक बिल्कुल ठीक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। हम देशभक्ति से अंदर बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। पैसे खत्म हो गए, कोई बात नहीं, कैसे भी अरेंज किया और अपनी लाइफ को जी रहे थे। 2 वक्त की रोटी खानी थी और तो कोई काम था नहीं, चल रहा था। हम्म, मगर अचानक ही दिल्ली गवर्नमेंट को या बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे की जरूरत पड़ी, और उस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए शराब के ठेके खोल दिए गए। लिटरली मैं अपनी अगर इंडिविजुअल बात करूं तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ इस बात का कि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो सिर्फ शराब के ठेके खोले गए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आप एक आम नागरिक भी हैं, आपने अभी रिसेंटली पॉलिटिक्स, जैसे आप बता रही हैं, आप 9th क्लास से करते आ रहे हैं काम, तो आपकी नजर में क्या ये चीज ठीक है? क्या ये करना सही है कि जिस टाइम में किसी के पास पैसे नहीं है, लोग घर बैठे हुए हैं, काम धंधे छूटे हुए हैं, नौकरियां जा चुकी हैं, और आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि शराब पियो ताकि गवर्नमेंट को पैसा मिले और गवर्नमेंट चल सके? ओके। अभी आफ्टर 3-4 डेज पहले मैंने एक फेसबुक पे अपना मैसेज डाला। भारत की जो इकोनॉमी है ना, मेरे हिसाब से वो कभी डाउन नहीं जा सकती अगर करप्शन बंद हो जाए तो। पहली बात, भारत एक ऐसा संपूर्ण देश है ना, जो अगर चाहे तो आपातकालीन परिस्थिति में, इमरजेंसी के केस में, वो पूरे देश को, पूरे देश को भारत अकेले फीड कर सकता है हर मामले में। वो अकेले फीड कर सकता है। अब रही बात शराब की, तो मेरा ये मानना है
कि जिस चीज को पीने से या खाने से इंसान की मानसिकता पे असर पड़ता हो, घर टूट जाते हों, घर में कलेश होते हों, उस चीज को सबसे पहले रोक देना चाहिए। और अगर भविष्य में मैं कभी देश के किसी बड़े स्तर पे गई तो मेरा सबसे पहला काम होगा शराब बंद करना। ड्राई, इंडिया शुड बी अ ड्राई प्लेस। बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगा और ऐसा होना भी और चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी, आपने टीवी में देखा होगा कि एक दिन में 700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खजाने में आए, एक दिन में। उसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ शराब। मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से सरकार को, चाहे वो अभी निष्पक्ष की सरकार हो या निर्दलीय पार्टी की सरकार हो, XYZ कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ता हो, कोई भी दल हो, कि एक तरफ आप बोलते हो कि भारत जो है सभ्यता और संस्कृति पे टिकी है, दूसरी तरफ मैंने एक जगह ट्वीट पढ़ा था नरेंद्र मोदी जी का, जब वो गुजरात में स्पीच दे रहे थे। मैंने वो स्पीच, उनका न्यूज़पेपर का आर्टिकल मैंने डाला भी है देखा था फेसबुक पे, मैंने। आप चेक करना। बिल्कुल, मैंने देखा हुआ है वो। उसमें ये लिखा था, हाँ, उसमें ये लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने ये बात लिखी है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो शराब को हाथ लगाने से भी डरते थे। जो हमारे पूर्वज हैं वो शराब को हाथ लगाने से भी डरते थे। आजकल की नई पीढ़ियों को क्या हो गया, शराब को देश मुक्त करना होगा। हमारे भारत के जो युवक हैं उनको इस गंदगी से बचाना होगा। मगर आज तो सरकार उसी इसका के ऊपर जवाब या तो आप दीजिए। मैं तो खुद या तो बोल रहा हूं कि आज सरकार के पास में रेवेन्यू कलेक्शन उसको करना है, तो उसके पास में एक ही चारा रह गया कि शराब बेच के रेवेन्यू लाना है और उनको अपने खजाने भरने हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जहां पर हमारा एक देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी पावर, आज उसकी अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई कि 40 दिन लॉकडाउन में उनके खजाने खाली हो गए, उनको पैसा जुटाने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरी बात, शराब के लिए चलो वो उन्होंने दुकानें खोल दी, शराब के लिए पैसा लोगों के पास आएगा कहां से, जब इंडस्ट्रियां बंद है, सब कुछ बंद है, मजदूर काम पे नहीं जा सकते, एक मिडिल क्लास आदमी काम पे नहीं जा सकता, तो वो शराब के लिए पैसा लाएगा कहां से। अब हुआ क्या, मिडिल क्लास आदमी तो अपना घर पे बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, जो है वो क्राइम रेट बढ़ाएंगे, क्राइम करेंगे, क्योंकि उनको शराब चाहिए शाम को। और कुछ केसेस तो आ चुके हैं न्यूज़पेपर में, आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूं। बिल्कुल, जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, लोग अपनी घरवाली से मारपीट के पैसा लेंगे, लोग बाहर घूमते हुए लोगों के गले काट देंगे, जो उनके मन में आएगा करके लूट करेंगे। तो ये तो एक तरह से क्राइम रेट बढ़ाने की काम कर दिया गवर्नमेंट ने। इस बारे में सोचा ही नहीं कि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, 40 दिन से 50 दिन से आज आदमी घर पे बैठा हुआ है, आप दुकान खोल के ये उम्मीद कर रहे हो कि पैसा आएगा, और चलो पैसा आ भी गया, मगर वो कितने दिन आ जाएगा, कितने दिन लोग पी लेंगे बिना काम के। सर पता है, दो बातें हैं। संजीव जी ने एक मैसेज भेजा हुआ है, संजीव जी, आप हाँ, पढ़िए। मैं उनका जवाब देती हूँ। संजीव जी, आई नो बैनिंग लिकर इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, बट पॉइंट इज दैट अभी 2-3 राज्य ऐसे हैं जिनको ड्राई स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, और उसमें आई थिंक वहां के लोगों का और वहां की लोकल गवर्नमेंट का ही हाथ है। तो पॉइंट ये है कि जिस चीज को लेके अभी अगर हम बात कर रहे हैं, लिकर को बैन करने की बात कर रहे हैं, आप ये देखो कि शराब एक ऐसी चीज है जिसको इंसान पीकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। और भारत जो है वो सभ्यता और संस्कृति में बिलीव रखता है।
मुझे आप एक बात बताइए, अगर क्या भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो गवर्नमेंट शराब के टैक्सेस से पूरी करेगी? और सबसे बड़ी बात यह है, आज मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली सफर कर रहा है। नौकरियां हमारी गई, बेरोजगार जो गरीब हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, उनका हुआ, खाना, रोजगार, व्यवस्था उन मिडिल क्लास फैमिली 2 महीने खाना खा सकते हैं। तो ये सब क्या है, मन को जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज द पॉइंट। अभी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। ओके, मेरा पॉइंट ये है कि सपोज कभी एक इमरजेंसी लागू हो जाए देश के अंदर, उस वक्त में आप क्या करेंगे? बिल्कुल कर्फ्यू हो जाए, लॉकडाउन भी ना हो, फुल कर्फ्यू हो जाए, देश में अकाल छा जाए, उस वक्त हमारा देश क्या करेगा? अर्थव्यवस्था कैसे बचाएगा? 3 महीने के लिए सब कुछ बंद हो गया, बाहर के लोगों ने आक्रमण कर दिया। आप एज्यूम करके देखो, या कैसी भी परिस्थितियां बन गई कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था क्या इतनी कमजोर है कि हम 3 महीने या 4 महीने अपने देश को ना चला पाए? ये सब पॉलिटिक्स है सर, और कुछ नहीं। मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए सब काम हो रहे हैं। पैसा, आपके कहने का मतलब पैसा है गवर्नमेंट के पास, सिर्फ भ्रष्टाचार करना है तो ये काम हो रहे हैं। सर मैंने आपको एक लाइन में बताया, आप उसको सर्च करना, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है। सरकार के पास छोड़ो, हमारे देश के पास इतनी पूंजी है, इतनी पूंजी है, इतनी पूंजी है ना, कि हमारा देश 10 साल क्या 50 साल तक सरकार बैठ के खिला सकती है। रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र, चिकित्सा, ये 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो बड़े से बड़े तरबे का इंसान हो, छोटे से छोटे लेवल का गरीब हो। ये 5 रिक्वायरमेंट देश के हर एक लोगों को चाहिए। अगर भारत की सरकार या गवर्नमेंट यही प्रोवाइड ना कर सके, और सिर्फ 2 महीने भी नहीं, लॉकडाउन हुए 2 महीने भी नहीं हुए, अब ऐसा क्या हो गया? कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, वायरस खत्म बिल्कुल नहीं हुआ। 40 दिन होते ही सब मजदूरों को बुला के उनको उनकी जगह पे भेजा जा रहा है। खत्म तो नहीं हुआ। तो खत्म नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? खाना नहीं खिलाया जा रहा उनसे, और पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए, कितने हजारों करोड़ रुपए देश के पास, मोदी जी के पास आए हैं। सबके नाम लिखे हैं, किन किन लोगों ने डोनेट किया, किसने दिया, हर कोई। अब आप मुझे बता, 130 करोड़ जनसंख्या है देश की, तो जो नीचे लेवल के लोग हैं, जो भुखमरी हैं, जिनके पास खाना नहीं, वो सिर्फ लेबर क्लास है। सर कितना खिला दोगे आप? और गवर्नमेंट नहीं, हम जैसे, आप जैसे हजारों हजारों लोग हैं जो अपने लेवल पे, उनके अपने सामाजिक संगठन है, और वो लोगों को खिला रहे हैं। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, महात्मा गांधी ने एक बात बोली थी, दिस अर्थ इज एनफ फॉर मैन, दिस अर्थ इज एनफ फॉर मैन, बट नॉट फॉर द मेंस